नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं 500 क्वेश्चन, यानी कि अब 500 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। दोस्तों मैंने क्या किया है, आप सभी लोगों के लिए एक नई चीज़ें लिखा हुआ है, और वो भी भोजपुरी भाषा में। और जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, अब हुई सबका सिलेक्शन, देर मत करिए ज्वाइन करिए। और ये जो सीटेट है ये है हमारा सपनवा। देखिए आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा हमने लिखा हुआ है। यहाँ भोजपुरी की जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा गलत हो चुकी है, ठीक है। इसको ऐसे होने चाहिए मात्रा, कोई बात नहीं है, इतना तो आप समझदार हैं ही। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अब यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, यदि आपने रिवीजन नहीं किया हुआ, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस पूरी क्लास को अच्छे से देखिए, निश्चित तौर पर आपका मन करेगा कि हमें अब पढ़ना ही चाहिए और रिवीजन करना ही चाहिए। और बाकी कुछ हमारी क्लासेज आ रही हैं उनको देखते चलिए। देखिए अगर आपको अच्छे मार्क्स हासिल करना है तो केवल आप अपनी नोट्स पर ही ध्यान मत दीजिए, साथ साथ हमारी क्लासेस को भी देखते चलिए। नियम बना लीजिए कि प्रवीण सर की जितनी भी क्लासेज आएंगी उसे हर दिन मुझे देखना ही है। नियम बना लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं करना है। प्रवीण सर की हर क्लास को हमें देखना है। टेट वाली क्लास पर जितनी भी क्लासेस शेयर की जाती है प्रवीण सर के द्वारा, सारी क्लासेस को हमें देखना है। बना लीजिए नियम, और सोने से पहले बना लीजिए ऐसा नियम कि बिना मैं देखे सोऊंगे नहीं। निश्चित कर लीजिए अपने आप को कि अब 15 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं, प्रवीण सर के साथ अच्छे से मेहनत करना है और खुद मेहनत करना है। एक बार आप हम पर विश्वास कीजिए, निश्चित तौर पर हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जो भारत के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों आइए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। थोड़ा सा आपका समय हमने ज़्यादा लिया है, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इंट्रोडक्शन क्लास बिल्कुल छोटी होगी, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता कौन सी है। देखिए अशक्तता मतलब होता है कि कमजोर। अब अशक्तता मतलब होता है कमजोर। मौखिक रूप से सीखने की कमजोरी कौन सी है? डिस्ग्राफिया नामक बीमारी, डिसकैलकुलिया, अफेजिया और डिसलेक्सिया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता में अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ें सही होंगी इसमें, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। कुछ छात्र आंसर साझा करना शुरू कर दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानी कि अफेजिया सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहते हैं? जो मानसिक रूप से क्षति हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति या ऐसा बच्चा जो मानसिक रूप से मतलब किसी न किसी कारण की वजह से उसको मानसिक रूप से क्षति हो जाती है, जिसकी वजह से वह सही से बातचीत नहीं कर पाता है या बातचीत करने में कहीं ना कहीं असहज महसूस करता है, उसमें किस प्रकार की बीमारी मौजूद है दोस्तों? अफेजिया, डिस्फेजिया और डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिस्फेजिया हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि तनाव, जब कोई व्यक्ति मस्तिष्क रूप से तनाव एक तरीके से अपने आप को महसूस करता है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में भेद का परिणाम होता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तनाव, पिछड़ापन और डिसलेक्सिया, और इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अगर मस्तिष्क की संरचना के हिसाब से कोई बच्चा विभेद नहीं कर पाता या करने में उसे परेशानी होती है, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने में या डिफ्रेंशिएट करने में, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 13 का तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा और 6 को डी लिखता है या डी में अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे किस प्रकार की समस्या है? दृष्टि दोष है, सीखने में असक्षम है, मानसिक रूप से मानसिक दोष है और मानसिक क्षय है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए जल्दी से कि कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। अभी लास्ट में ये सारी बातें मैं बताऊंगा, इन सभी का उत्तर लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा ताकि आपको सब सारी चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, ये मत सोचिए कि अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है, केवल प्रश्न को सॉल्व करवाया जा रहा है। अभी आप स्वयं करिए, उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी सही, बी सही हो जाएगा, यानी कि वो सीखने में असक्षम है,
इसलिए कहीं ना कहीं वो एक तरीके से 16 को 61 लिख रहा है और 6 को डी लिख रहा है या उसका अंतर नहीं कर पा रहा। चलिए अगला प्रश्न है कि डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से समस्या से संबंधित है, सुनने, पढ़ने, बोलने और लिखने। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब देते चलिए। हमारे बहुत सारे छात्र डेली जुड़ते हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा लिखने से संबंधित, यानी कि इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो चौथा सही हो जाएगा। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है हृदय से और तंत्रिका तंत्र से और फेफड़े से और श्वसन से। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, चिंता मत करिए, लास्ट में ये सब मैं याद करा दूंगा आपको, आज बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बस बताते चलिए, आपको आ रहा नहीं आ रहा बस तुक्का मारिए चलेगा। डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध किससे है, तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी होती है? अप्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अलेक्सिया और डिस्थीमिया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी सही है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अप्रेक्सिया सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। गणित को समझने की असक्तता, जो बच्चा गणित नहीं समझ पा रहा उसे किस प्रकार की बीमारी है? डिस्मोर्फिया, डिसकैलकुलिया और डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। बड़े ही अच्छे प्रश्न है, जवाब दीजिएगा जल्दी से। बड़े ही जल्दी सारे छात्रों का आंसर आना शुरू हो गया क्योंकि उन्हें पता है कि इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो डिसकैलकुलिया बिल्कुल राइट, जिन छात्रों ने इसका आंसर दिया हुआ है वे लोग बहुत ही अच्छे हैं और बड़ी ही उनकी बेहतर तैयारी है। चलिए अब बात करते हैं डिस्थीमिया है गंभीर तनाव की अवस्था, पठन विकार, शब्द जबलिंग और विकार और लेखन संबंधी विकार। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए, बड़ा ही उम्दा प्रश्न है। बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वे लगातार आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से आंसर करिए। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको एक बार मैसेज करिए कि भैया कहाँ हो, बैठे क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर प्रवीण सर बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आप भी आइए सॉल्व करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिस्थीमिया। अगर किसी को है तो ये समझ लीजिए गंभीर तनाव की अवस्था में, यानी कि गंभीर तनाव वाली अवस्था वाली उसके पास बीमारी है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई बच्चा भ्रम में रहता है तो किस प्रकार की बीमारी मानी जाती है? डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया और अप्रेक्सिया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। कुछ छात्र जल्दी से लाइक भी कर रहे हैं, तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्मोर्फिया। यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने हैं तो जल्दी से दूसरों को शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ब्रेल लिपि तकनीकी का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? पूर्ण रूप से अंध बालकों के लिए, अर्ध अंध बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, उपरोक्त में से किसी को नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ब्रेल लिपि तकनीकी का उपयोग निम्न में से किसके लिए अच्छा है, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। ब्रेल लिपि के बारे में बात करते हैं तो इसकी खोज किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ब्रेल लिपि तकनीकी का उपयोग उनके लिए होता है जो पूर्ण रूप से अंधे बालक होते हैं, दिव्यांग बालक होते हैं, उनके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? शायद दोबारा आ गया, सॉरी। चलिए इसका जवाब दीजिएगा। आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। आप उसकी शिक्षा के लिए प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? सोचिए, आप टीचर हैं, आपके समक्ष एक बच्चा है जो हकलाता है, आप कैसी चीज़ें, किस प्रकार के कदम उठाएंगे ताकि बच्चे को आने लगे? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे,
प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत कर देंगे, उसको कक्षा से बाहर पढ़ने के लिए कह देंगे, विशेष शब्द के उच्चारण को उससे एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। अब सोचिए, अगर यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। आप शिकायत करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग, और कक्षा से बाहर करेंगे और विशेष, तो फिर अगर आप उससे गलत शब्द पढ़वाएंगे कठिन, तो फिर वो ऐसे भी हकला रहा है, समस्या तो उसके लिए और बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर का मतलब हो जाता है प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सामग्री का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसका जवाब जल्दी से दीजिए। बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर आप देखें, सोचिए एक बार, थोड़ा से सोचिए, जल्दबाजी मत करिए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर के, प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं जो विद्यार्थी, उन्हें सीखने संबंधित समस्याएं हैं, संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? आप क्या महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे? ऐसी बातें हैं, बिल्कुल गलत काट दीजिए। ऐसी बातें तो होनी ही नहीं चाहिए। सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग, भाई इसकी क्या आवश्यकता है? नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ समस्या है उसका समाधान करना है, और कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करेंगे। एक बार तो ये हो सकता है, पहला पढ़ लेते हैं एक बार। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये है कि समस्या है, और उस समस्या का समाधान करने के लिए केवल एक माध्यम हमें नहीं अपनाना होगा, बल्कि दोस्तों आप क्या करेंगे कि अलग अलग शिक्षण पद्धतियां अपनाएंगे, मतलब टीचिंग मेथड आप अपनाएंगे अलग अलग, ताकि बच्चा सीख सके और उसकी समस्या जो है वो समाधान हो सके, उसकी जो समस्या हो वो खत्म हो सके। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से है, गणितीय विकार से है, पठन विकार से और व्यवहार संबंधी विकार से है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पठन विकार से हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेरे प्रिय दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। उसके माता पिता या मित्रों से उसके दैनिक कार्यों में सहायता करने के लिए कहना चाहिए। उसके साथ विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। बताइए, पांचवी कक्षा का एक बच्चा है जो दृष्टिबाधित है, उसे देखने में काफ़ी समस्याएं हैं। आप कौन सी चीज़ें इसमें का इस्तेमाल करेंगे? आप स्वयं एक टीचर हैं, सोचिए आप एक टीचर हैं, आप क्या करना चाहेंगे दोस्तों? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब दीजिए। पांचवी कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम देखते हैं विशेष छूट, देखिए अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन से चलते हैं तो कक्षा के मतलब विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो विद्यार्थी जो पांचवी कक्षा में है फिर वो आगे की कक्षा में बढ़ नहीं पाएगा। दूसरी बात करते हैं, माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों में सहायता करने के लिए आप कहेंगे। अब डेली अगर उसे ऐसी बातें होंगी और सहायता करेंगे भी तो कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं समस्याएं ये बनी रहेंगी दोस्तों, इसलिए दूसरा कदम तो हमें नहीं उठाना है। अब तीसरा कदम देख लेते हैं। विद्यार्थी के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए हमें, बिल्कुल, और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे वो सुनेगा तो जल्दी सीख जाएगा। केवल उसे देखने में प्रॉब्लम है, ना कि सुनने में प्रॉब्लम है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो तीसरा हो जाता है थोड़ा सही हो जाता है। एक बार चौथा ऑप्शन को हमें पढ़ लेना चाहिए। चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए विशेष व्यवहार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ आप क्या दिखा रहे हैं? सहानुभूति दिखाएंगे बहुत ज़्यादा कि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे पढ़े। सहानुभूति के बजाय उसे मजबूत करना चाहिए आपको, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको तीसरा इस्तेमाल कर देना चाहिए और तीसरा सही कर देना चाहिए। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। देखिए प्रश्न ये है
कि शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। देखिए लास्ट में इसके सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ, ये मत सोचिएगा। लास्ट में मैं करवाने वाला हूँ कि इससे संबंधित बीमारी को, मतलब किससे संबंधित बीमारी, क्या चीज़ें होती हैं, लिखने पढ़ने सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। बस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आप लास्ट में ये भी देख लीजिएगा। तो 26 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 26 का तीसरा सही हो जाएगा। शारीरिक रूप से असक्षम बालकों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया नामक बीमारी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बच्चा है जो किसी चीज़ से ग्रस्त है, इन निम्नलिखित में से अगर देखा जाए तो वह शा को वाज लिखता है, न्यूक्लियर का अनक्लियर लिखता है, या एक तरीके से इसमें अंतर नहीं कर पाता है। तो शब्द जबलिंग विकार उससे संबंधित है, डिसलेक्सिया संबंधित विकार है, डिसमोर्फिया है और डिसलेक्सिया है। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। कुछ छात्र सोच रहे हैं क्या जवाब दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ छात्र ये सोच रहे हैं क्या जवाब दें, तो हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हमें सब धुंधला टाइप दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, अभी लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा। बस सवाल करिए, कोई बात नहीं। आपको नहीं याद है तो इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा एक बार फिर से, ठीक है। आप सोचिए एक बार, अगर आप सही तरीके से एक बार अगर आप हमारे बारे में सोचें ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर कभी मना नहीं करते हैं किसी चीज़ को, जबकि वो पढ़ा भी देते हैं। एक बार, दो बार, 30 बार, अभी चौथी बार भी वे अपने आप से खुद कहते हैं, मुझे नहीं कहना पड़ता है। अगर आप लोग एक बार हमें समझे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर ही है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार अपनी सही दृष्टि से आप हमें देखें ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में जो सामने वाला व्यक्ति है वाकई में बहुत ही बेहतर है। शायद ही इस तरह से व्यक्ति कोई मिले। आपको ये नहीं पता होगा, कहीं पर भी आप भारत की किसी भी कोचिंग में चले जाइए, एक बार आपको लगेगा कि वाकई में हर जगह घूमने के बाद अंतिम में जब निर्णय लेने की बात आएगी, कहीं ना कहीं आप हमें ज़रूर चुनेंगे। आपको लगेगा कि वाकई में प्रवीण सर ही हैं, ठीक है। वो जो भी कहते हैं और जो भी कहने का प्रयास करते हैं, उनके शब्दों में कभी कड़वाहट नहीं होती, सबसे पहली बात, ठीक है। वे हमेशा चीज़ों को सही करने में प्रयासरत रहते हैं, हमेशा सही करने में, जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना ज़्यादा बेहतर करने में, बेहतर चीज़ें देने में, बेहतर पढ़ाने में, ठीक है। कभी थकते नहीं जल्दी से, ठीक है। एक आध दिन की बातें अलग होती हैं, नहीं तो ये मान के चलिए प्रतिदिन काम करते हैं उतनी ही, और किसके लिए? हमारे लिए पूरी मेहनत करते हैं, जी जान लगाते हैं, ठीक है। अगर देखिए कुछ लोग ये सोचते होंगे सर अपने बढ़ने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, वो तो एक अलग बिंदु है, ठीक है, कि मैं अपने बढ़ने के लिए, वो एक अलग बातें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप सोचें एक बार, अगर मुझे अपने लिए केवल स्वयं के लिए करना होता ना, तो केवल स्वयं के लिए मेरे पास हज़ारों ऑप्शन हमेशा रहते हैं, ठीक है। मैं केवल स्वयं के लिए जब से चाहूँ तब से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं पर भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन हो सकता हूँ, आराम से केवल मेरी ज़िंदगी कटेगी, ठीक है। लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि केवल मेरी ज़िंदगी कटे। मैंने हमेशा इस रास्ते को चुना है कि मेरे साथ मैं जितना भी कार्य करूँ, मेरे साथ उन लोगों को भी फ़ायदा हो जिसको ज़रूरत हो, जिसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तो मैंने ये हमेशा चाहा, इसलिए मेरा रास्ता जो है काफ़ी कठिन है, ठीक है। मेरा रास्ता काफ़ी कठिन है, और कई बार क्या होता है कि लोग मुझे सोचते हैं कि ये ऐसा रास्ता क्यों चुन लिया है व्यक्ति ने, जबकि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी। चलिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता। आज मैं आप लोगों को एक रियल बात बताऊं, अपनी बात बताता हूं। मैं पूरे वीक हो जाता है, अपनी माता जी से बात नहीं करता हूं, मेरी माता जी का मिस कॉल भी आ जाता है। अब मैं क्या बताऊं, ठीक है। कई बार मैं ये सोचता हूँ शाम को बात कर लूँगा, कई बार ये सोचता हूँ मैं दोपहर में बात कर लूँगा, कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अभी जाते समय बात कर लूँगा, लेकिन ऐसे तमाम समय आते हैं और चले जाते हैं, और कई बार मैं खुद निराश हो जाता हूँ इस बात को कि यार मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है। और कई बार उनका मैसेज आ जाता है, ठीक है, जबकि मैं अपने माता जी से, ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता था कभी कि मैं बात ना करूं, लेकिन इस समय मैं लगातार इतना ज़्यादा काम में व्यस्त हो चुका हूं कि वहां भी कॉल नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। बस ये है कि मैं ये चाह रहा हूं कि सब कुछ बेहतर करके हो जाए, आप लोगों के साथ, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, फिर तो सब कुछ और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा, सबसे उचित होगा। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों में से मदद कर सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं।
और मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? मतलब अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अच्छा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में सीटेट में आ सकता है, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान रखा करें। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ठीक है, उस बच्चे के लिए कहना सबसे उचित क्या होगा? एक तो पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों का मदद ले सकते हैं, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चों के कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सोचिए, थोड़ा सी इमोशनल भी आपको कर देगा। अगर आप सही तरीके से इस प्रश्न को पढ़ें और महसूस करें तो आपको एक तरीके से आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको इमोशनल कर देगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सही हो जाएगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। बिल्कुल, आप उन्हें क्यों बाहर भेज रहे हैं? सोचिए एक बार, उन्हें क्यों इधर उधर की चीज़ें कर रहे हैं? वहीं पर सुविधा दे दीजिए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? चलिए, जैसे कि आप लोग नहीं आ पाते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन दे देता हूं, क्यों आपको मैं परेशान करूं? ठीक है, आपकी परेशानियां हैं तो समझता हूं, कई बार हाँ क्रोध आ जाता होगा, गुस्सा आ जाता होगा। भाई मैं भी एक आम इंसान ही हूं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ठीक है, जब ज़्यादा चीज़ें गलत हो जाती हैं तभी मुझे गुस्सा आता है। अंतिम, ये मान के चलिए, जब अंतिम चीज़ें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तभी मुझे क्रोध आता है, बल्कि जल्दी से नहीं आता है। जब लास्ट एकदम हो जाता है तभी, जब मेरे धैर्य की परीक्षा खत्म ही हो जाती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश डैश कहलाती है, डिस्फ्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। जल्दी से इसका आंसर साझा करिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है और एक स्थिर अवस्था और एक चर अवस्था जरूरी कार्य नहीं, कार्य पद्धति की हानि करें। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। अधिगम निर्योग्यता मतलब कि जो बच्चा अधिगम सीखने में निर्योग्य है, मतलब कि कोई योग्य नहीं है, तो समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती हैं, एक स्थिर अवस्था मानी जाती हैं, एक चर अवस्था, और यह जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक चर अवस्था है, यह एक चर अवस्था है निर्योग्यता की, जो अधिगम निर्योग्यता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा से इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है, ये प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार चलाघात, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया और अप्रेक्सिया और भाषाघात का जो है एक तरीके से अफेजिया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, भाषा से रिलेटेड है, इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। तो ये भाषा से रिलेटेड है तो यहाँ पर ज़्यादा आपको नहीं सोचना चाहिए था। ठीक है, तो इसको तीनों को कट कर देना चाहिए और चौथा ऑप्शन सीधा लगा देना चाहिए था और कुछ नहीं करना था। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न अगला ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात और पर अभिघातज तनाव और न्यून अवधान सक्रिय विकार। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 32 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 32 का दोस्तों सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो पर अभिजात तनाव। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पोस्ट ट्यूमेटिक स्ट्रेस। चलिए अब आइए बात करते हैं शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने और कठिनाई का अनुभव करने और अक्सर चासूस स्मृति का ह्रास से संबंधित है। ठीक है, डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्प्राक्सिया है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला सही हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर साझा करिए, पहला सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ और दर्पण छवि आदि जैसे गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाता अधिगम में असुविधा, अधिगम में अशक्तता, अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए दोस्तों, जवाब जल्दी से दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा।
कि अधिगम में अशक्तता की बात करते हैं। एक बच्चा जो है एक तरीके से कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण जैसे गलतियाँ कर रहा है, तो उसमें क्या है, सीखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। आज के प्रश्न आपको लग रहे होंगे क्या प्रश्न ला दिए हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी का किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया। ठीक है, आज देख रहे हैं ना, इतने सारे प्रश्न हैं जो उन्हीं पर आधारित है। अब इससे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जिन छात्रों ने एक बार अच्छे से रिवीजन अब कर लिया तो ये मान के चलिए उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आइए बात कर लेते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है और यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। लेखन अक्षमता या डिस्ग्राफिया और गणितीय अक्षमता डिसलेक्सिया और गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया और पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न ये है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा है, यदि भाषा को पढ़ने व समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो किस प्रकार का वह संदेश संकेत दे रहा है। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि पठन संबंधी उसको समस्या है, क्योंकि यहाँ पढ़ने की ही बात की जा रही है। चलिए दो प्रश्न और है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के, उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए या उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसके किसी काम की नहीं होगी, और उसे अलग संस्थान में डालेंगे और विशेष प्रावधान करते हुए इसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बताइए आप क्या करना चाहेंगे। यहाँ पर आप टीचर हैं तो आप क्या निर्णय लेंगे। तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से यानी कि कम देख पा रहा है तो किस प्रकार की चीज़ें अपनाएंगे बिना किसी विशेष प्रावधान के, क्या उसे नियमित विद्यालय में डालेंगे? ऐसा नहीं है भाई, गलत। उसे शिक्षा नहीं देंगे, क्या फालतू की बातें। हाँ, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। अलग संस्थान में डालने से थोड़ी ना कुछ होगा, उसमें विशेष प्रावधान भी करना होगा और अलग संस्थान में आप डालिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, या विशेष प्रावधान वाले स्कूल में आप डालिए। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम अनियोग्यता की पहचान करता है। मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग होना, अपमानजनक व्यवहार करना, बी को डी, वाच का सा और 21 को 12 लिख दे रहा है, कम अवधान विस्तार, उच्च शारीरिक समस्याएं हैं। यह एक तरीके से प्रॉब्लम्स है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि कौन सा व्यवहार बच्चे को अधिगम निर्योग्यता की पहचान देता है। अगर देखा जाए तो ये सारे सही हैं, इसमें सारे ही गलत, मतलब एक तरीके से ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा निर्योग्यता ज़्यादा आप देखेंगे तो क्या होगा। देखिए उसमें अगर देखा जाए तो अगर हम इधर से चलते हैं इधर से चलते हैं तो ये गलत होगा। इसमें जो बच्चा जल्दी अपने मूड को बदल लेता है तो ये समझ लीजिए उसके व्यवहार में, देखिए यहाँ व्यवहार कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है पहला ज़्यादा सही माना जाएगा। चलिए बात करते हैं सुनने में असमर्थता। बच्चा सुनने में असमर्थ बच्चा फील करता है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा का साधन उपलब्ध कराया जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों का समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए और नियमित विद्यालय में नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। देखिए अभी कहीं जाइएगा नहीं, अभी कहीं जाइएगा नहीं, आइए हम समझ लेते हैं जो इससे संबंधित चीज़ें हैं, लेकिन क्लास उसको समझने से पहले कुछ और बातें मैं कहना चाहूँगा। देखिए अगर किसी को किसी भी प्रकार के मेरे वजह से कोई आहत हो तो उसके लिए दोस्तों सॉरी। ठीक है, तो और आइए बात करते हैं आगे की कहानी। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अधिगम अशक्तता के बारे में। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता होगा, थोड़ा से मुझे चेंज करना था। ठीक है, अधिगम अशक्तता में आइए देखते हैं। देखिए मौखिक रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, एक मिनट, ये देखिए मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता की बात करते हैं तो अफेजिया नामक बीमारी मानी जाएगी और डिस्फेजिया। अगर मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी किसी को समस्या है, किसी बच्चे को, कौन सी बीमारी मानी जाएगी? अफेजिया और डिस्फेजिया। याद कर लीजिए, दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, आप इसको इमेजिनेशन करिए, आपके दिमाग में आकर चिपक जाए। जैसे ताजमहल आप देखते हैं, अगर ताजमहल की आंखें बंद करते हैं तो ताजमहल आपको दिखाई देता है। मोदी जी के बारे में बात करते हैं, अगर आप आंखें बंद कर देते हैं तो प्रधानमंत्री का नेम लेते ही आंखें में पूरे चित्र आ जाता है मोदी जी का। उसी तरह से इसको स्कैन कर लीजिए। पढ़ने की अशक्तता के बारे में बात करते हैं तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। पढ़ने की एलेक्सिया के बारे में बात करते हैं, पढ़ने की अशक्तता की बात करते हैं, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तुरंत हमारे साथ बोलते चलिए और इसको इमेजिनेशन करते चलिए, तुरंत अपने एक तरीके से माइंड में सेट करते चलिए।
चलिए लिखने के संबंधी अशक्तता की बात करते हैं। अग्रेफिया, अप्रेक्सिया और डिस्ग्राफिया और असम्बोलिया और डिस्प्रैक्सिया। अगर आप लोगों को फिर भी नहीं याद हो रहा है तो आप चिंता मत करिएगा, आगे मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं। जो मेरी 5 जो मतलब सीडीपी की क्लास आने वाली है उसमें मैं आपको ट्रिक दे दूंगा याद करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गणित संबंधी अशक्तता की बात करते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, इस बात को ध्यान रखिएगा लास्ट वाला। और वर्तनी संबंधी किसी बच्चे को गलत है तो वर्तनी ही मानी जाएगी। चलिए, डिस्थीमिया का मतलब ये हो जाता है अगर कोई बच्चा तनाव से गंभीर है, तनाव की अवस्था में, तो ये मान के चलिए वो डिस्थीमिया नामक बीमारी से ग्रस्त है। और डिस्मोर्फिया के बारे में बात करते हैं तो जो व्यक्ति एक तरीके से भ्रम की अवस्था में रहता है या जो बच्चा एक तरीके से भ्रम की अवस्था में रहता है उसमें किस प्रकार की बीमारी है, डिस्मोर्फिया। ठीक है, डिस्मोर्फिया में क्या होता है कि बच्चा अपने अंग की तुलना किसी दूसरे से करने लगता है। ठीक है, उसे लगता है कि मेरा अंग छोटा है, उसका अंग बड़ा है, या जैसे भी उसके दिमाग में आता हो उस तरह के। तो कुल मिलाकर वो भ्रम की अवस्था में रहता है तो डिस्मोर्फिया माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं मात्र 5 क्लास में आप सीटेट पास करिए। और अगर आपको अच्छे मार्क्स हासिल करना है तो जो और क्लासेस जा रही हैं उनको भी देखते चलिए। ये मत सोचिए कि इन्हीं 5 क्लास से आपको पास हो जाना है। पास तो आप हो ही जाएंगे इन 5 क्लास से, लेकिन आपको रिवीजन भी करना है दोस्तों। क्या करना है? रिवीजन भी करना है। बाकी यदि आप लोगों को मेरी क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा से भी प्रोत्साहन नहीं देते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, पेपर आपका है और कमेंट करना या ना करना ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।